मैं स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में आप बात करेंगे हम उसी की जिसकी सबको चिंता होती है कि ये पैसा आ कहां से रहा है। फ्री बीज की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे। और ना केवल हम, आप, कोर्ट भी इस पर चिंता जाहिर कर चुका है। लेकिन खैर, राजनीतिक दल हैं, जब एक पार्टी जब सत्ता में होती है और वो अगर फ्री बीज की स्कीम्स लेके आती है तो उसे वेलफेयर स्कीम कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि लोक कल्याणकारी सरकार इसी तरह से काम करते हैं, हम उधार लेकर के घी नहीं पी रहे हैं। ये सभी के जवाब होते हैं। ये कोई दावा नहीं कर सकता, नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं तो भ्रम में है, झूठ बोल रहे हैं। सभी यही बात कहते हैं, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। और आरबीआई के ताजा रिपोर्ट के अनुसार वो आईना भी दिखाया गया है कि कहाँ किसके कोई कमी नहीं है, जिसका जैसा अवसर मिल रहा है। रूल्स को ब्रेक किया गया है, आपकी एक लिमिट है और रूल्स बने हुए हैं फाइनेंस के, उसको तोड़ा है। खैर, लेकिन कितना उचित मानते हैं, चुनाव जीतना है चाहे कुछ भी करना पड़े, वही सबसे बड़ी बात है। उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, किया जाएगा। और खैर, लेकिन जनता की भी हैबिट है कि फ्री की चीजें आनी दीजिए, कौन मना करता है। ये टैक्स पेयर्स का पैसा है जिस पे सबको चिंता भी होनी चाहिए। बिल्कुल आप करिए, डेवलपमेंट करिए, लोगों के लिए आप जो लेके आ सकते हैं, जरूरतमंद है उनको मुहैया कराइए, लेकिन खजाने को लुटाइए मत। ये सबसे बड़ी चिंता है। इसी मुद्दे को लेके हमारे साथ में सुरेश गर्ग साहब हैं, फाइनेंस से भी जुड़े हुए हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से हैं और देव यादव जी हमारे साहब आम आदमी पार्टी से हैं। मैं प्रतीक जी आपके पास आना चाहूंगा। पहला तो ये रिएक्शन चाहूंगा कि वास्तव में फ्री बीज स्कीम्स जो लेकर के आती हैं, कोई भी सरकार हो, मैं एक पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, क्या वास्तव में उस पर कोई राइडर या लिमिट होनी चाहिए? यूं तो लिमिट है, फाइनेंस के रूल्स बने हुए हैं, लेकिन वो तोड़ दिए जाते हैं। रिपोर्ट्स को अगर हम देखें तो बड़े चौंकाने वाली बातें आती हैं और हर पार्टी को जो सत्ता में है उसको कटघरे में भी खड़ा किया गया है। देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ सालों के अंदर महंगाई बढ़ी है, जो 400 रुपए का सिलेंडर 2014 में था वो 1100 रुपए का हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और उसके बाद कोरोना काल आया, तो कोरोना काल के बाद देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार दावा कर रही है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। तो जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस आपको देखनी पड़ेगी। और सरकारों के लिए व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद नहीं होता है, चाहे कोई पैसे वाला हो चाहे कोई गरीब हो। जिसको ज्यादा राहत की जरूरत होती है, सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसको ज्यादा राहत दी जाए। और इसीलिए राजस्थान की सरकार, मैं कह रहा हूं आपको कि हमने चलिए अगर कुछ अपनी लेन देन ज्यादा कर लिया या कर्जा ज्यादा ले लिया, वो भी अभी है नहीं, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है, वो हमारी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो 11% है। पूरे हिंदुस्तान की जीएसडीपी में जो भी आया है 11% की ग्रोथ है, जो भाजपा शासित टॉप 5 में एक भी प्रदेश नहीं है। तो सारी चीजों को मिला करके हम आगे चल रहे हैं। और जिसको जितनी राहत है, और कई प्रदेश तो ऐसे है कि कर्ज बढ़ गया, राजस्व का देनदारियां बढ़ गई है और कोई कुछ दे भी नहीं रहे जनता को। तो उनसे मेरे को लगता है कि उनसे सवाल करना ज्यादा है। आज की जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पे 79% राजस्व की देनदारी है उनके ऊपर। और पिछले लगभग 20 साल से, बीच में एक साल हमारी सरकार चली थी जो इन्होंने धोखे से छीन ली, तो 20 साल से इनकी सरकार चल रही है, फिर भी राजस्व की देनदारियां 79% है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कॉर्पोरेट को 10 लाख करोड़ की कोई रियायत देते हैं या कुछ देते हैं, तो आम जनता के लिए, गरीब के लिए, जो बिल्कुल नीचे का तबका है उसके लिए सोच करके उनके लिए जो अच्छी वेलफेयर की स्कीम है वो लानी चाहिए। जी गर्ग साहब, मेरा सवाल आपसे भी यही होगा कि फ्री बीज स्कीम्स पे कुछ विचार करना चाहिए कि हाँ, वास्तव में जहाँ जरूरत हो बिल्कुल दीजिए, जहाँ जरूरत नहीं है केवल वोट बटोरने के लिए स्कीम्स नहीं लाई जानी चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, आज राजस्थान के अंदर जो 2018 के अंदर कर्जा था, वो कर्जा आज बढ़ के 5,31,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है। स्टेट जीडीपी का 40% कर्जा राजस्थान के अंदर हो चुका है। जो हमारे टाइम पे 35,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा था, वो आज 75,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा हो गया। तो ये सोचने का विषय। देखिए, दीजिए नो डाउट, लेकिन क्या चुनाव के वक्त ही देना? 4.5 साल से क्या हो रहा था? 4.5 से अभी 80 करोड़ का जो हम गरीबों को दे रहे हैं, तो आज हम कई कब से दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको चुनाव के टाइम पे देना और वो उसमें भी भ्रष्टाचार करना? साहब, मैं इसमें नहीं रोकूंगा, आप कंटिन्यू करिएगा। मैं सिर्फ पहले तो आपका ये रिएक्शन चाहता हूं कि एक आप आम नागरिक हैं, आम हिंदुस्तानी हैं, कोई पीड़ा होती है कि केवल राजनीतिक चश्मा ही चढ़ा होता है हर पार्टी के कार्यकर्ता, स्पोक्स पर्सन पे? एक आम हिंदुस्तानी, आप पहले मेरे ख्याल में, उसके बाद में आप बीजेपी में गए होंगे, तो मैं उस नाते एक
जानना चाहूंगा कि वास्तव में हम कहाँ जा रहे हैं, इस पे कहीं कोई चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप कंटिन्यू करिए, मैं नहीं रोक रहा आपको। देखिए योगेंद्र जी, ये चिंता का विषय है। जिस तरह से फ्री की सुविधाएं दी जा रही है, फ्री की सुविधाएं से महंगाई कम नहीं होती है योगेंद्र जी। महंगाई तभी की जाएगी, कम होगी जब आप वेट की दरें कम करोगे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी के सबके लिए बिल पेमेंट को दर कम करोगे, जब रोड टैक्स जो है वो चीजें करोगे। लेकिन मैं तो आप राजस्थान में कर रहा हूँ, देखो मैं यही तो कह रहा हूँ, राजस्थान के अंदर भाई आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कौन सा स्टेट है। आज 40% जीडीपी, स्टेट जीडीपी का 40% है। हमारे टाइम पे वो 30% के लगभग था, वो 40% हो गया। 5,31,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। तो ये तो देखना पड़ेगा ना। हिंदुस्तान में हमने दिया 80 करोड़ जनता को दिया है, मुफ्त में दिया है, राशन दिया है, लेकिन वो हाँ दे रहे हैं, लेकिन वो जरूरत की चीज थी, जो जरूरत की चीज है। आज आप फ्री के नाम से कह रहे हो कि साहब उन्होंने बिजली में 50 यूनिट से 100 यूनिट, अरे 50 यूनिट से 100 यूनिट कर दी, लेकिन जो 50 यूनिट मिल रही थी ना उसको बंद कर दिया आपने, वो भी बंद कर दिया। और वो 100 तो पता नहीं कब मिलेगी। सिलेंडर की बात कर रहे हैं कि 1241 रुपए का सिलेंडर यूपीए गवर्नमेंट में था, हमने 1112। आप योगेंद्र जी बात मानोगे नहीं मानोगे, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं हमारी सरकार आने के बाद में 4 करोड़ फर्जी कनेक्शन बंद किए। आप देख लीजिए कि 1241 में ये 500 रुपए में देते थे, 750 रुपए का प्रति सिलेंडर, कितना 26,000 करोड़ रुपए का ये हर साल घोटाला करते थे। 26,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला करते थे। उसको पता नहीं कहां जो इनके नेता खुद बोल के आते थे कि 1 रुपया चल के 85 पैसे हम भ्रष्टाचार में चला जाता है। तो वो 26,000 करोड़ रुपए हर साल का सिलेंडर के अंदर 4 करोड़ के कनेक्शन जो हमने बंद किए। आपने बंद कैसे किए मुझे बताइए जरा। हमने जब उसको आधार से लिंक किया, अरे योगेंद्र जी मैं यही तो बता रहा हूं, जब हमने आधार से उसको बंद किया, आधार से जब उसके कनेक्शन को लिंक किया, तो उसमें सामने आ गया कि केवल कागजों के अंदर कनेक्शन थे, मात्र कागजों के अंदर कनेक्शन थे। जब वो 4 करोड़ कनेक्शन बंद हुए, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं उसमें, एक मिनट सर मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कनेक्शन था, मैं जयपुर में आया, मैंने कनेक्शन लिया, उसके बाद में कनेक्शन मेरा कहाँ रहा मुझे कोई पता नहीं, मैंने लिया भी नहीं। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आधार से लिंक करने पर मेरा वो फर्जीवाड़ा कैसे हो गया। मैं कनेक्शन अगर मान लो वो ठंडे बस्ते में भी चला है, सुनो तो मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि आपका तो ठीक है आधार से लिंक है, जिसके तो है ही नहीं, केबल कनेक्शन दिए हुए थे किसी भी ABCD। आज मैंने देखा 300 करोड़ रुपए का वृद्धावस्था पेंशन वृद्धा आदमी को दी जाती है ना, 17 साल का बच्चा पेंशन ले रहा है, इसका मतलब फर्जीवाड़ा हो ही रहा है ना। किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है? तो ये इस तरह से 2014 के पहले दुनिया भर के फर्जीवाड़ा हो रहे थे, उनको हमने रोका है, भ्रष्टाचार को रोका है, इन चीजों को। तो उस चीज से जो रेवेन्यू जनरेट हुई है उससे हमने देश का विकास किया है, देश का विकास किया है। तो ये मैं कह रहा हूं कि आज भी जो ये महंगाई राहत कैंप चला रहे हैं उसमें केवल लाइन लगाने वाली बात हो रही है, लेकिन जनता को कोई राहत नहीं मिल रही इसके अंदर। गिरक साहब मैं माफी चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको मुद्दे का तो मालूम है ना हम बात कहां कर रहे हैं। मेरी वो पीड़ा और चिंता की जो बात कर रहा हूँ सारे समाचार पत्र और चैनल्स में पता नहीं कोई कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन मेरी अपनी पीड़ा है। वो एक आम नागरिक, आम हिंदुस्तानी के नाते कोई भी गवर्नमेंट हो फ्री बीज स्कीम्स को बिल्कुल साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि साहब लेकिन आप उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। सर मैं यही कह रहा हूँ कि चले देव आपके पास में आना चाहूंगा मैं, उनकी अपनी मजबूरी नहीं बोल पाएंगे। आप तो बोल सकते हैं, आप भी फ्री हैं अगर बोलना चाहें तो, क्योंकि कर्ज की स्थितियां जो बन रही हैं और फ्री बीज की स्कीम्स यानी कि फ्री स्कीम्स जो लुटाई जा रही हैं जनता पर सिर्फ वोट बटोरने के लिए, बहुत ज्यादा कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। उससे कल्याण करिए, बेहतर एजुकेशन दीजिए, चिकित्सा सुविधाएं दीजिए, लेकिन उनको खुद के पांव पे खड़े होने दीजिए, फ्री की आदतें मत डालिए। देखिए योगेंद्र जी मैं बिल्कुल सहमत करता हूं आपकी इस बात से, लेकिन देखिए 2-3 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी योगेंद्र जी। दिल्ली में आज के समय जो पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी केंद्र सरकार की जिसमें बताया गया कि पूरे देश में कहाँ महंगाई ज्यादा है कहाँ कम है। उस रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, पंजाब में सबसे कम महंगाई है, गुजरात और राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई है। तो ये महंगाई कम कैसे हुई? ये इन्हीं हद के कारण से हो पाई। आप देखिए लगातार 2014 के बाद से देश में महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ने से गरीब आदमी जो था वो गरीब होता चला गया, देश में गरीबी बढ़ी है, खुद केंद्र सरकार कह रही है। आज जब आम आदमी की जेब में पैसा ही नहीं है तो देश की अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान देगा? ना तो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, ना इलाज करा पाएगा। तो दिल्ली और पंजाब में हमने अच्छे स्कूल के लिए राहत दी,
अच्छे अस्पतालों के लिए राहत दी, बिजली दी, पानी दिया। ये 4 चीजें एक आम आदमी के लिए बेहद जरूरी है जो हमने दी उनको, और इसके लिए योगेंद्र जी हमने कोई कर्जा नहीं लिया। आप देखिए दिल्ली पे आज एकमात्र दिल्ली ऐसा पूरा देश में ऐसा प्रदेश है जिसका फायदे का बजट हम लोग लेकर के आए। पंजाब की बात जहां तक हो रही थी, पंजाब में देखिए पंजाब इकलौता ऐसा स्टेट था जिसपे कर्ज बढ़ाने की बजाय हमने 25,000 करोड़ रुपए पंजाब का कर्जा चुकाया है। पहले जो पंजाब पे कर्ज जो कांग्रेस के समय चढ़ा था उसको हमने कम किया है, और इसके बावजूद भी हम पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। हम तमाम वहां पे जो राहत योजनाएं जो दिल्ली में हमने दी थी वो हम वहां पे देख करके दिखा रहे हैं। हम पंजाब में नए रोजगार दे रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन पंजाब पे कर्ज हम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब तमाम योजनाएं अच्छे तरीके से लागू की जा सकती हैं। इसके लिए 2 चीजें करनी बेहद जरूरी है, पहली साफ नीयत और दूसरा भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। जब भ्रष्टाचार खत्म होता है तो पैसा सरकारों के पास आने लगता है। दिल्ली का बजट 2014 में महज 30,000 करोड़ रुपए होता था, आज दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ रुपए, दुगने से ज्यादा बजट हो गया। क्यों? ईमानदार सरकार थी, भ्रष्टाचार कम किया तो लोगों ने पैसा दिया, और उस पैसे से हमने जनता को राहत दी। सुनिए, स्कीम से डिपेंड मैं वही कह रहा हूं, अगर हर सरकार ये देती तो राजस्थान पे कर्जा नहीं बढ़ता। अभी गर्ग साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, गर्ग साहब ने कांग्रेस का तो बताया लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बताना भूल गए। राजस्थान में पिछले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय 1,70,000 करोड़ रुपए का कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में लिया। कांग्रेस ने 2 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है पिछले 4.5 साल में ही। तो देखिए ये यहाँ पे कर्जे से ऐसी योजनाएं दे रहे हैं, इससे प्रदेश बर्बाद हो रहा है। 28,000 करोड़ का ब्याज आज राजस्थान से जा रहा है, 28,000 करोड़ का ब्याज आज राजस्थान से जा रहा है, 28,000 करोड़ का ब्याज तो पंजाब को वो कर दिया, दिल्ली को गुजरात, दिल्ली के अंदर शराब घोटाला का पता नहीं है कि आपको 2 नेता मंत्री है, केजरीवाल ले जाएंगे अभी जेल के अंदर। 53 करोड़ रुपए का मकान बना रहे हो, कुछ भी नहीं किया। आप बोलते हैं हम बात नहीं काटते, आप बात कंप्लीट करने दिया, आप बात कंप्लीट तो करने दिया कीजिए मुझे मेरी। मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान पे कर्जा पिछले 10 साल में बढ़ा है, जो मोटा मोटी कर्जा बढ़ा है। आज से 10 साल पहले राजस्थान पे सिर्फ 1 लाख करोड़ का कर्जा होता था, पिछले 10 साल में राजस्थान ने 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी भागीदारी उतनी है, कांग्रेस की भी भागीदारी उतनी है, तो दोनों ने मिलकर के इस राजस्थान को लूटा है। और गर्ग साहब कह रहे हैं राहत योजना, इनकी मध्य प्रदेश की सरकार जहां सवाल है मेरा आपका, आपने कहा कि दोनों ने मिलकर के राजस्थान को लूटा है। आप ये बताइए कि लूट कहना बहुत आसान होता है, कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी का स्पोक्सपर्सन किसी दूसरी पार्टी पे लूट, चोरी, डकैती सब कुछ आप लोग सैल्यूट है कि आप लोग इन भाषाओं का प्रयोग भी कर लेते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम कितना मजबूत है हमारा कि क्या छूट है। ये कोई बता सकता है कि लूट की डेफिनेशन क्या है, या सहज है कोई भी कह देना? बिल्कुल, देखिए लूट की डेफिनेशन ये है जब सरकारी खजाना जो है उसको जब नुकसान पहुंचाया जाएगा तो लूट है। अब उसको किसी भी तरीके से आप पहुंचाइए, उसको चाहे आप उद्योगपतियों को बांट के पहुंचाइए जैसे केंद्र सरकार बांट रही है, या आप उसको जो है राजस्थान में जिस तरीके से कर्ज लेकर के लूटा जा रहा है उससे कहिए। 28,000 करोड़ का ब्याज दे रही है राजस्थान सरकार, उसको देखना चाहिए। वापस लौटूंगा मैं। प्रतीक, पहले तो कुछ आप कहना चाह रहे हैं? देखिए देव जो बोल रहे थे वो मुझे लगता है शायद पढ़ के आधा है। जो दिल्ली है वो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है सन 2000 से, और सबसे ज्यादा टॉप पे जब रेवेन्यू सरप्लस था वो CWG के टाइम 2011 पे था 10,000 करोड़ रुपए का। ये क्या बोल रहे हैं 30,000 करोड़ का बजट था, 10,000 तो सरप्लस था। आज आपने कितना आप सुनिए आपके पास। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि चोरी वो होती है कि रेवेन्यू को लॉस हो। इनकी शराब नीति से 16% का रेवेन्यू लॉस हुआ है दिल्ली को। ये अधूरा जानकारी नहीं है। जेल मंत्री और गर्ग साहब की बात का जवाब दे दूं, कर्जे की बात कर रहे थे। 55 साल 60 साल के अंदर 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश पे, आज 155 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। 10 लाख करोड़ का अगर आप बताइए व्यवसायियों का कर्जा वेव ऑफ हो जाता है तो आम आदमी को नहीं होना चाहिए। यही तो तुम्हारे पैसा लिया 350 करोड़ रुपए का सुनने की आप बिल्कुल डिफॉल्टर राजस्थान की लगे हो। सुनिए तो चलिए 3.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ चला गया जो कर्जा लिया। दूसरी बात, कोविड के समय में एक कोविड की PM केयर फंड बनाया गया, 49,000 करोड़ रुपए उसके अंदर आए। प्रधानमंत्री की फोटो लगाई गई, नेशनल एम्बलम लगाया गया, राष्ट्रीय डोमेन यूज किया गया। बाद में बोला वो तो प्राइवेट है, उसकी कोई ऑडिट नहीं हो सकती।
तो 49,000 करोड़ रुपए कहाँ चला गया जिसकी ऑडिट नहीं हो देश के सकती? विकास वो देश के विकास में नहीं, वो बीजेपी के विकास में चला गया। देश के विकास में गया, इसका विकास बीजेपी का क्या देश चल रही है? बीजेपी का मतलब देश नहीं है। आप लोगों ने भ्रष्टाचार फैला दिया, भ्रष्टाचार फैला दिया आपने, आपको उसकी रिपोर्ट पेश करिए कहाँ खर्चा किया है। तो वो गया सिर्फ बीजेपी के विकास में, और हम चाहते हैं कि देश के आम आदमी का विकास हो, क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं वो देश नहीं हो सकते। खैर चले, लेकिन मैं तो मेरी चिंता देखिए फ्री बीज की है। आपको जहां आवश्यकता है बिल्कुल लगाइए, क्योंकि बहुत सारे समाज में लोग पैसे वाले भी हैं, कोई गरीब भी हैं। अभी मैं देख रहा था उड़ीसा की एक तस्वीर जिसके अंदर उनको दाल क्या होती है, नमक का स्वाद कैसा होता, आज भी गर्ग साहब सुन रहे हो उस देश में बहुत सारे लोग हैं। आप दीजिए, किसी को भी दीजिए, कोई भी प्रदेश दे सकता है वो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन केवल बस ये एक दूसरे को छींटाकशी से बेहतर होगा कि हमारे एक सोशल वेलफेयर की नियत भी होनी चाहिए कि हाँ वास्तव में अंत्योदय कहना बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, उसकी डेफिनेशन सुनेंगे तो और भी प्यारी लगती है, जुड़ाव होता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वहां तक पहुंचे कि उस हालात से बाहर कैसे लाएं कि हाँ वास्तव में एक तरफ लोग BMW, मर्सिडीज और ऑडी में घूम रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जिनको ये भी पता नहीं है कि वस्त्र से मेरा तन कैसे ढका जाएगा। इससे 10 सेकंड में और लूंगा योगेंद्र जी। एक कोविड के समय में एक रिपोर्ट आई थी कि 23 करोड़ लोग जो हमने 2006 से लेके 2014 तक 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला था। कोविड के बाद में इन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल का इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि 27 करोड़ लोग वापस से गरीबी रेखा में चले गए, जिनकी प्रतिदिन आय 32 रुपए भी नहीं है। तो आप सोचिए, जिनकी प्रतिदिन आय 32 रुपए भी नहीं है, उनको राहत की जरूरत है। और जिसको सबसे ज्यादा राहत की जरूरत होती है, मुझे लगता है उनको राहत मिलनी चाहिए। जिस तरीके से बिजली मुफ्त की बात कर रहे हैं, तो हमने जो कम यूज करता है, जिसको जरूरतमंद है, उसकी बिजली मुफ्त की। जो 200 यूनिट से ज्यादा करेगा उसकी सिर्फ 100 यूनिट बिजली फ्री है, बाकी के सारे टैक्सेस मिला करके उसको देना पड़ेगा। गर्ग साहब को आप ये बता दीजिए 27 करोड़ का जो आप सोर्स बताएंगे इनको कि हाँ ये 27 करोड़ कैसे हुए? ये खबर है, तो मैं अभी दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ ना, मैं 1 सेकंड में दिखा दूंगा। आप क्योंकि वो सवाल भी करेंगे। हाँ बिल्कुल 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 जी गर्ग साहब, आप सुना भी आपने मैं कि वेलफेयर स्कीम से भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी गरीबी बढ़ती जा रही है। कोई वेलफेयर, कोई गरीबी नहीं बढ़ रही है देश के अंदर। देखिए देश का विकास 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था, ये पूरी दुनिया जानती है। ये लीजिए, ये रिहार 4 में पूरी दुनिया जानती है पिछले 9 साल में। भैया ये जो रिपोर्ट, हाँ भास्कर की रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ कि जो 10वीं अर्थव्यवस्था थी, 5वीं अर्थव्यवस्था, आज 16 लाख करोड़। आप 2014 से पहले 16 लाख करोड़ रुपए का बजट होता था, आज 45 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 19 लाख करोड़ रुपए का तो हम जीएसटी का कलेक्शन कर रहे हैं। 16 महंगाई बढ़ गई, अभी तो कौन सी महंगाई बढ़ गई? 4 रुपए की 4.7% है। कौन सी महंगाई बढ़ गई? कोई महंगाई नहीं बढ़ी। पूरे विश्व के अंदर देखिए, पूरे विश्व के अंदर देखिए, पूरे विश्व का बजट देखिए, कहां से महंगाई बढ़ेगी? इन्होंने कहा था हमने कर्जा माफ कर दिया। मैं आप एक छोटा सा, रीडकोर तो राजस्थान सरकार की है ना, रीडकोर ने 350 करोड़ रुपए का पीएनबी से लोन ले रखा, जमा कराइए, दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हो आप रीडकोर का पैसा? रीडकोर ने लोन लिया तो इस तरह के राज्य सरकार ने दुनिया भर के पैसे ले रखे बैंकों से, और बैंकों ने राजस्थान सरकार को पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि आपकी जो कर्ज नीति है ना, वो इस तरह की नीति है कि वो पैसा ही नहीं आ रहा वापस। तो भैया पहले आप अपने देखिए, 2014 के पहले रेवड़ियों की तरह लोन बांटे थे आपने, और कौन कह रहा है कि 10 लाख करोड़ रुपए के राइट? भैया राइटों का मतलब ये नहीं है रिकवरी नहीं होती, 100% रिकवरी हो रही है। रिकवरी हो रही है, हुई नहीं ना। 85,000 करोड़ रुपए 2014 के पहले 1,04,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है बैंकों का। 85,000 करोड़ रुपए का जो लॉस छोड़ा था ना 2014 में बैंकों का, आज 1,04,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। बाहर से बात कर बता रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज 85,000 करोड़ रुपए का जो लॉस हो रहा है ना, उसका 1,04,000 करोड़ रुपए का हमने प्रॉफिट हो रहा है। हमने डिविडेंड के रूप में हजारों करोड़ रुपए जमा कर दिए सरकार को, और ये आप बताते जाइए किसने दे दिया? केवल आपने 2014 के पहले 2014 के पहले आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया है ना, देश को लूटा है ना, रोजगार नहीं है, कोई नहीं है, झूठा है, झूठी कहानी है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ है। इसीलिए तो कांग्रेस का अस्तित्व पूरे हिंदुस्तान से खत्म हो रहा है, इसी वजह से कांग्रेस का
साल के खत्म हुआ है। कर्नाटक में हमारी विफलता की वजह से आ रहे हैं, कांग्रेस की वजह से नहीं जीते आप लोग। सर आपने कहा कि कर्ज नहीं लिया 1 रुपए। मैं कह रहा हूँ कर्ज लिया, लेकिन हमने उसका उपयोग कहाँ लिया है? हमने विकास में लिया है। मैं कह रहा हूँ आज मुझे ये बताइए, आज योगेंद्र जी ये बताइए कि कौन से क्षेत्र के अंदर विकास नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर? हर क्षेत्र के अंदर हिंदुस्तान में विकास हुआ है। 85% कमीशन की सरकार चला रही है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं कंटिन्यू रखूंगा, गर्ग साहब के पास ही लौटूंगा। मैं 2 चीजें दर्शकों को क्लियर कर देना चाहता हूं। एक तो कोई भी पार्टी की सरकार अगर ये दावा करती है कि पिछली बार बजट इतना था, हमारा बजट इतना है, और जब बजट पेश किया जाता है तो उसी पार्टी के या समर्थित विधायक या सांसद में थपथपाते हैं। मैं क्लियर कर दूं, कभी भी आप देखिए बजट का आकार बढ़ता चला जाता है। और ये जब हमारा प्लानिंग कमीशन था, अब तो नीति आयोग बन गया, तब से ही है बजट अप्रूव होता है और फिर उसके बाद में जब आकार बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही पंचवर्षीय योजना आती है तो उसके अंदर पैसा मिलता है तो वेलकम होता है मुख्यमंत्री का कि देखे साहब तीर मार करके आ गए। कहीं कुछ नहीं होता है, बजट हर सरकार बढ़ती है, यूनियन गवर्नमेंट में भी यही होता है, बजट का आकार बढ़ता चला जाता है। जैसे अभी देव पटेल भी कह रहे थे कि दिल्ली का बजट इतना सा होता था, उसका बजट अब इतना हो गया है। पूर्ववर्ती अगर सुनिए, अगर आज ये कहें कि वसुंधरा जी का बजट इतना था और आज अशोक गहलोत जी का बजट इतना हो गया तो नेचुरल है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। प्लानिंग से उस तरह से बनती है और गवर्नमेंट कौन होते हैं? वही नुमाइंदे होते हैं जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। पूरी प्लानिंग उन्हीं की चलती है और आकार इसी तरह से बढ़ता चला। ये कोई दम नहीं भर सकता कितना था और कितना नहीं हो गया। दूसरी बात, एक मैं पहले स्टार्टिंग में मैंने कहा था और मुझे लगता है इसमें कहीं आश्चर्य और अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, हर पार्टी यही कहती है। अभी जैसे इन्होंने सवाल खड़ा किया, गर्ग साहब का उत्तर था कि हमने वेलफेयर स्कीम लेकर के आए, हमने उधार का लेकर के कर्ज और फिर घी नहीं पिया, ये हर पार्टी कहती है। अभी ये जवाब होगा प्रतीक सिंह जी का राजस्थान में जो केंद्र सरकार के लिए अभी गर्ग साहब कह रहे थे, तो इसमें कहीं आश्चर्य की बात नहीं। आप लोग जो बात करें मैं पहले कह चुका, क्योंकि मालूम है सबको कि जब पैसा लिया जाता है तो वेलफेयर की आड़ होती है, कोई गवर्नमेंट हो कोई पार्टी हो। मैं कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा क्योंकि कान पक गए सुनते सुनते ही बातें। और सामने वाले कहते हैं कि आपने इतना कर्ज लिया, तो कर्ज कोई लेकर के वो वेलफेयर के लिए लिया जाता है। ये बात सही है, को बच्चों को शादी करने के लिए नहीं लेता कि जो गवर्नमेंट में बैठे हैं कि हाँ बच्चों को शादी कर देंगे चलिए इस पैसे से, वो वेलफेयर के लिए होता है। लेकिन ये भरोसा रखिए कि पहले जिसने लिया होगा उसने भी कुछ वेलफेयर किया होगा। ये मैं एक को नहीं कह रहा हूं, सभी राजनीतिक दलों को, क्योंकि जब आप कर्ज लेते हो तो वेलफेयर होता है और दूसरा कर्ज लेता है तो रेवड़ियां बांटने के लिए लिया जाता है। तो ये राजनीतिक दलों को तय करना है। और जब आरबीआई की आप रिपोर्ट देखेंगे, वो रिपोर्ट ऐसी रोचक है कि सभी को आईना दिखाया हुआ उसके अंदर कि हाँ सभी हैं, एक पार्टी नहीं है, सभी पार्टियों की सरकारें। ये तय खुद को करना होगा कि हाँ वास्तव में उस राज्य में तो हम डुबो रहे हैं और इस राज्य में ये डुबो रहे हैं। अगर डुबो रहे हैं तो, क्योंकि शब्दों को देख करके यही लगना चाहिए। और मैं कहता हूं जब कांच के बंगले में सब बैठे थे क्यों पत्थर फेंक रहे हो एक दूसरे पर? सभी कांच में हैं और तस्वीर उसी तरह की दिखाई देती है, बयान वही है, सिर्फ चेहरे और अवसर बदल जाते हैं। देव, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। आपने भी कहा कि उस समय इतना बजट था और हमारे टाइम पे बजट को लेके मैं साफ कह सकता हूं ये बात, किसी भी गवर्नमेंट का कभी भी बजट हो, चले कंटिन्यू किया शिवराज सिंह जी ने, तो उनकी सरकार का भी देख लो, उड़ीसा के नवीन पटनायक की बात कर लीजिए, वो किसके लिए तालियां पीटेंगे? बजट का आकार हर गवर्नमेंट के वक्त क्यों 5 साल के लिए आता है, वो चला जाता है, वो इंप्रूव होगा, उसकी बजट एलोकेशन जो है उसी तरह से आपको पैसा ज्यादा की आवश्यकता पड़ेगी। महंगाई है उस हिसाब से, आज मान लीजिए कि ब्रिज बना रहे हैं, अब 100 करोड़ की लागत है, वो 3 साल डिले हो गया, उसकी लागत वही 150 करोड़ चली जाएगी, तो आपको बजट उसी तरह से उसका आकार बढ़ाना पड़ेगा। इसमें मुझे लगता है कि क्यों दम भरते हैं हर राजनीतिक दल की तालियां बजाएंगे कि हमने इतना बड़ा बजट ले लिया। बजट आप नहीं लेके आ रहे हैं, वो आकार बढ़ा रहे हैं, मजबूरी है बढ़ाना। मैं वही बता रहा हूँ योगेंद्र जी। देखिए, पहले तो मैं प्रतीक जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। जो इन्होंने बोला कि दिल्ली शराब नीति से घाटा हुआ, ये दिल्ली एक रिपोर्ट जो विधानसभा में पेश की गई थी उसका वो है कि दिल्ली सरकार को 3500 करोड़ का फायदा मिला। सर सुनिए, हम नहीं करते हैं और कौन करेगा? अधिकारी करते हैं, जो पूरी आपको विधानसभा के अधिकारियों को भाजपा की बात बोल रहे हैं।
सुनिए ना, अरे सर सुनिए, सीएजी की बात करूंगा तो फिर आप सीएजी की सुनेंगे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये विधानसभा में रिपोर्ट पेश की गई, पंजाब सरकार ने भी इसी नीति को लागू किया था, पंजाब सरकार का 3500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। तो शराब बात जो शराब मंत्री बंद क्यों है जेल में? सुनिए क्यों बंद है उसका कारण तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग वोट नहीं दे रही, मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए, बात तो रखने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कोर्ट सुनवाई जब होगी तब जमानत मिलेगी। सुनवाई हो रही है, 2 बार से कभी जज नहीं आए या कभी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र सरकार के जो वकील है वो वकील नहीं आए, इसलिए जो है वो जेल में बंद थे। सत्येंद्र जैन साहब को अभी जमानत मिल चुकी है और मनीष जैन जी भी, सॉरी मनीष सिसोदिया जी भी। सुनिए तो सर, बात तो रखने दीजिए। अब आप जिस ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आज समर्थन कर रहे हो, आज प्रतीक जी जिस भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का समर्थन कर रहे हैं, वही ईडी और सीबीआई जब इनके नेताओं को बुलाती है तो दुखड़ा सुनाते हैं। यही कांग्रेस का दोगला रवैया है, जो देश बार बार देख रहा है। आज जब कांग्रेस जब राजस्थान में जब ईडी ने रेड की, सबसे पहले पेपर माफिया के समर्थन में कांग्रेस के नेता है, पेपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई ईडी क्यों कर रही है? ये तो जो है कांग्रेस का रवैया है। आप कह रहे हो समर्थन कर रहे हैं, सीएम का स्टेटमेंट जनता ने देखा है, स्टेटमेंट देखा है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं हमेशा ईडी की तानाशाही के खिलाफ था, ईडी के तानाशाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार लड़ रही है। कांग्रेस को तय करना है कि वो ईडी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश के संविधान और लोकतंत्र जनता के साथ है। ये कांग्रेस जनता के साथ है। अगर आप ईडी की तानाशाही का समर्थन करेंगे तो जनता के साथ नहीं हो सकते। आप ईडी की तानाशाही का समर्थन करो, आप सीबीआई की तानाशाही का समर्थन करो, आप सीबीआई के दुरुपयोग का समर्थन करो। मैं रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा मैं। तो बयान सबके एक जैसे ही होते हैं, चेहरे बदलते हैं, एक चेहरे के साथ में थोड़ी सी एक नियत भी बदल जाती है कि उन्होंने ऐसा किया। मैंने पहले ही कह दिया था, यानी कि जब खबर का प्रारूप, उसका मजमून जो बनाया, उसी में मैंने बता दिया था कि यही सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा। पीड़ा सबकी ये है, हालांकि जो हमारे यहाँ पे विराजमान है माननीय अतिथि, उनकी भी सबकी पीड़ा है, अंदर से बेशक कहते हैं, लेकिन पार्टी के इस प्लेटफॉर्म पे पार्टी की वकालत करनी है, ये बहुत जरूरी भी होता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि चल आप अंदर से हो या बाहर से हो, इस पीड़ा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वक्त जा रहा है, समझदार लोग हैं सब, लिटरेसी रेट हमारी बहुत अच्छी बढ़ी है, जिस तरह से कर्ज बढ़ा है वैसे लिटरेसी भी बढ़ रही है। वास्तव में जहां जरूरत है वहां दीजिए, लेकिन वोट के लिए खजाना मत लुटाइए, सभी से गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।